कोतवाल साहब से तो हमने कल भी मुलाकात की। और एक जानकी देवी नाम की एक महिला जो बालाकोट में पोखरी चौक में रहने वाली है, उसके द्वारा जो हमारे शिल्पकार भाइयों के लिए अशब्द का जो प्रयोग किया गया है, उससे हमारे समाज काफ़ी आक्रोश में है। और एक ये बहुत बड़ा शर्मनाक विषय भी है। और एक आपसी जो हमारा भाईचारा है उसको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रहा है। तो हमारा कहना ये है कि इस शब्दों को जो हिसाब से इसने प्रयोग कर रखा है, हम तो कहीं से कहीं तक इसमें इसको माफ़ीनामा या इसके साथ समझौता करने के लिए नहीं है। हम तो इसको जो भी सरकार द्वारा जो भी हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान द्वारा जो सिस्टम चला है, जो आज पूरा भारत देश उस सिस्टम के आधार से चल रहा है। तो आज तक तो हम लोगों ने इतने, हम भी 42-43 साल के हो गए, आज तक हमने कभी इस टाइप के शब्दों का या इस टाइप के सिस्टम से हम कभी नहीं थे। लेकिन आज जो ये महिला ने आज हमारे समाज के साथ इतना बड़ा एक कलंक लगाने का काम किया है, तो आज पूरा समाज, पूरे धारचूला मुनस्यारी जो भी हमारे शिल्प समाज के लोग हैं, सब लोग आक्रोश है। और इसके जल्दी से जल्दी इसके मतलब कार्रवाई और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो SC/ST का धारा है और इसके ऊपर लिया जाए और इसको जल्दी से जल्दी हिरासत के अंदर हम लोग इसको करना चाहते हैं। और पुलिस प्रशासन से भी हम अवगत कराना चाहते हैं कि इसका जितना जल्दी इसको गिरफ्तारी हो उतना जल्दी सही है। नहीं तो एक आक्रोश का माहौल पैदा होगा, जो एक सुख शांति और एक सीमांत क्षेत्र में एक बिल्कुल एक अमन और चैन से जब रहते हैं, उसमें काफ़ी एक आक्रोश का मैटर आ जाएगा। तो इसी के साथ हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमको न्याय मिले, जो हमारे साथ अबरदाब जो अशब्द जो बोल रखा है उसके दंडित मिले इसमें। सबसे पहले मैं आपके मानसरोवर न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा, जो आपने हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य किया है। और हमने कल 11 तारीख को एक सोशल मीडिया में और फेसबुक में देखा कि कोई जानकी देवी नामक एक महिला थी, जो बलवाकोट पोखरी की रहने वाली बताई जा रही है, जिसने हमारे समाज के प्रति कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रखा है और समाज को पूरी ठेस पहुंचाने का कार्य कर रखा है इसमें। और ये हमारे समाज के कुछ लोग मिलके हम थाने में गए और थाने में एक तहरीर दे रखी है लिख के कि उसमें उस महिला की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और दोबारा ये समाज को का सौहार्द और समाज के आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का कार्य न हो, और इसको जल्दी से जल्दी ST/ST एक्ट के तहत इसकी गिरफ्तारी हो। मैं ग्राम पंचायत फाफा बादनी का रहने वाला दिनेश सिंह, प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते से हमारे गांव में एक इतना दर्दनाक दुखद घटना हुआ। श्रीमती सुनीता देवी की मृत्यु 10/11/2025 को, उनकी पति की मृत्यु 3 साल पहले। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अनाथ हो चुके हैं। पहला एक लड़की है हंसा, कुमारी हंसा, दूसरा है नवीन सिंह, तीसरा नेहा। हमारा ये अनुरोध है मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी से, हमारा श्री विधायक हरीश धामी जी से हमारा अनुरोध है कि आप लोग हमारा ये कुछ सहयोग कर सकें। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इनके पालन पोषण के लिए कुछ सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। विकासखंड धारचूला के समस्त पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, अशासकीय तथा निजी विद्यालयों, आवासीय व केंद्रीय विद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार द्वारा आयोजित संस्कृत स्पर्धा का खंड स्तरीय आयोजन 14 व 15 नवंबर को GIC धारचूला के सभागार में होगा। कनिष्ठ वर्ग की स्पर्धा 14 नवंबर को होगी, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे। वरिष्ठ वर्ग की स्पर्धा 15 नवंबर को होगी, जिसमें कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक के विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे। यह स्पर्धा 6 विधाओं में आयोजित होगी, जो इस प्रकार है: संस्कृत समूह गीत, संस्कृत समूह नृत्य, संस्कृत नाटक, संस्कृत आशु भाषण, संस्कृत वाद विवाद,
तथा श्लोकोच्चारण। खंड स्तर में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करता प्रतिभागी जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। धन्यवाद। आज से 15 साल पहले यानी 2012 में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट छपती है जिसकी हेडलाइन का मतलब होता है कि आज का आतंकवादी आपके पड़ोस का पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है। इस रिपोर्ट का जिक्र मैंने क्यों किया आप आगे वीडियो में समझेंगे। फिलहाल कल की खबर, दिल्ली लाल किले के पास धमाका होता है और सभी लोग पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर टूट पड़ते हैं। ठीक है, सरकार से सवाल पूछना जरूरी है, चूक हुई तो जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन उस समाज से सवाल कौन पूछेगा जो भारत में हर रोज ऐसे धमाके करने के लिए तैयार बैठा है। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मोहिउद्दीन, डॉक्टर उमर मोहम्मद और एक महिला डॉक्टर शाहीन, ये सभी वो लोग थे जिन्हें सरकार ने साइंस और मेडिकल की पढ़ाई का मौका दिया, लेकिन इन्होंने क्या चुना? किसी ने जहरीले पदार्थ से नरसंहार की योजना बनाई, किसी ने हथियार और 300 किलो विस्फोटक जमा किए। यानी कट्टरपंथ अब सिर्फ जंगलों में छुपा कोई हथियारबंद नेटवर्क नहीं रहा, बल्कि ये शहरों में, अस्पतालों में, कॉलोनियों में, आपके हमारे पड़ोस में पूरी तरह सामान्य दिखने वाले पेशों के भीतर पल रहा है। लेकिन हैरानी की बात क्या है, इन घटनाओं पर कोई बहस नहीं। जैसे किसी उमर या उस्मान का इन घटनाओं में पकड़े जाने एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। न समुदाय के किसी इमाम का कोई बयान आता है, न इनके राजनीतिक रहनुमाओं और न सोशल मीडिया पर एक्टिव झंडे बरदारों द्वारा कोई सामूहिक शर्म दिखाई जाती है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आरफा या साइमा या स्वरा भास्कर अहमद या फिर सबा नकवी जवाब दो, वो जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनका असल काम तो इन मुद्दों पर चुप्पी साधने का है। लेकिन इन्हें छोड़ भी दिया जाए तो ये भी कोई नहीं कहता कि समुदाय अपने भीतर फैले कट्टरपंथ पर बात करे। लेकिन जैसे ही कोई कहीं साजिश सफल हो जाती है, जैसे ही कहीं सुरक्षा में चूक हो जाती है, उसी क्षण ये लोग सामने आ जाते हैं जो पहले खामोश थे और सरकार पर उंगली उठाने लगते हैं कि सुरक्षा फेल हो गई। भाई क्या मोदी और अमित शाह डॉक्टर या इंजीनियर के पीछे सुरक्षा एजेंसी लगाए? सरकार मदरसे से निकालकर इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में ही भेज सकती है। अब 150 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में किस किस की मानसिकता को मीटर लगाकर चेक किया जाए? यासीन भटकल इंजीनियर से इंडियन मुजाहिदीन का को फाउंडर बन जाता है तो इसमें मोदी की गलती है। अब्दुल कुरैशी चार्टर्ड अकाउंटेंट, साजिद मंसूरी साइकोलॉजी में ग्रेजुएट, अब्बासी IITN, अदनान अली एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कफील अहमद इंजीनियर, लिस्ट बहुत लंबी है। ये सब पढ़ने लिखने के बाद आतंकवादी बन जाते हैं तो क्या सरकार की गलती है? दोस्तों, ये किसी रिलीजन पर हमला नहीं है। हाँ, लेकिन सवाल जरूर है कि अगर देश की सुरक्षा प्रभावित हो रही है तो फिर उन लोगों से सवाल क्यों नहीं किया जाए जो इसके लिए खतरा बन जाते हैं? आखिर कब तक एक समुदाय द्वारा आत्मचिंतन नहीं किया जाएगा? ये सोच किस माहौल में पनपती है? कौन इसे समर्थन देता है? किसे इससे राजनीतिक या वैचारिक फायदा मिलता है? लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या वे लोग सच में आत्मचिंतन की जरूरत समझते भी हैं? खैर, अगर समाज का प्रोफेशनल क्लास भी इस मानसिकता के असर में आ रहा है तो समस्या सतह पर नहीं, नींव में है। और जब नींव में समस्या हो तो सिर्फ सरकार से सवाल नहीं, समाज से भी सवाल पूछने चाहिए। धन्यवाद।